फाइनली कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेलेगी, क्रिकेट मैच खेलेगी। कितने दिन गुजर गए भाई, कितना लंबा इंतजार। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि चलो एटलीस्ट कोई 51 डेज के बाद हमारी क्रिकेट टीम एक क्रिकेट मैच खेलने लगी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम वेस्ट इंडीज में मौजूद है। हमने वहां पे एक 4 डे वार्म अप गेम खेली है और अब 2 टेस्ट मैच की सीरीज हमारी कल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए ऑब्वियसली हम लाइव भी आएंगे। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होगा और आपको पता है फुल मैच में आपके भाई ने लाइव आना है। तो लाइव को आप ज्वाइन करें, साथ बैठ के टेस्ट मैच देखेंगे लेट नाइट 2 बजे तक, और उसके बाद वीडियो भी आएगी। बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये दोनों टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में है, यानी ट्रिनिडैड में है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ट्रिनिडैड में 2 ग्राउंड हैं। पहला ग्राउंड वो है जहां पे पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल क्रिकेट तो खेली है, लेकिन टेस्ट मैच कभी नहीं खेला। पाकिस्तान ने क्या, कभी किसी टीम ने इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राइन लारा क्रिकेट एकेडमी। ट्रिनिडैड का ये नया मैदान व्हाइट बॉल तो होस्ट कर चुका है, लेकिन पहली दफा होगा कि इस ग्राउंड में कोई टेस्ट मैच होगा। अब आपको पता है, जब भी हम किसी सीरीज का या किसी मैच का भी रिव्यू करते हैं, मैं आपको ग्राउंड की कंडीशंस के बारे में बताता हूं। तो आप सोचेंगे यार, ब्राइन लारा क्रिकेट एकेडमी में तो कभी टेस्ट मैच ही नहीं हुआ, तो हमें उस ग्राउंड की कंडीशंस कैसे पता लगेंगी। तो उसका कोई बहुत मुश्किल हल नहीं है, क्योंकि इनका जो दूसरा ग्राउंड है, जो मेन ट्रिनिडैड का ग्राउंड है, जहां पे पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच भी खेलना, जो कि वेस्ट इंडीज का सबसे कह लो एक यादगार पुराने मैदानों में से एक है, क्वींस पार्क ओवल। उसी ग्राउंड की मट्टी इस्तेमाल करके ब्राइन लारा क्रिकेट एकेडमी की पिच को तैयार किया जाता है। यानी जब मैं आपको क्वींस पार्क का रिकॉर्ड बताऊंगा, तो आप ऐसा ही समझ लो कि यही मट्टी इस्तेमाल हुई है ब्राइन लारा क्रिकेट एकेडमी की पिच बनाने में। तो काइंड ऑफ सेम कंडीशंस ही होंगी। अब आपको पता है, हमारे प्रीव्यू में मैं आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन बताता हूं कि आप जब अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। अपकमिंग जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के हो सकते हैं, या ओपोजिशन के हो सकते हैं, दूसरी टीम के हो सकते हैं, आपको वो भी पता होते हैं। सो रेडी हो जाएं, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। सो बकायदा प्रीव्यू का आगाज करते हैं। पहला टेस्ट मैच, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्राइन लारा क्रिकेट एकेडमी ट्रिनिडैड में खेला जाएगा। अच्छा, जो ब्राइन लारा क्रिकेट एकेडमी का ग्राउंड है ना, अगर इसका आप फासला चेक करो क्वींस पार्क ओवल, तो तकरीबन कोई 40 मिनट की ड्राइव है। जब मैं 2024 में वेस्ट इंडीज गया था, तो मैं इन दोनों मैदानों को मैंने विजिट किया था। लिटरली 40, या अगर ट्रैफिक नहीं है तो 30-35 मिनट का फासला है। एक ही जगह पे ये ग्राउंड है, एक ही शहर में है, तो कोई ऐसी कोई आपने डिफरेंट कंडीशंस में नहीं जाना दूसरा टेस्ट मैच खेलने। तो मैं आपको जो अभी रिकॉर्ड बताऊंगा ना, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं क्वींस पार्क ओवल के, जहां आपका दूसरा टेस्ट मैच है। लेकिन अगेन, जैसे मैंने मेंशन किया कि मट्टी वही इस्तेमाल होगी ब्रेन लारा अकेडमी में जहां आपका पहला टेस्ट मैच है कल से। तो काइंड ऑफ सेम कंडीशंस ही आपको मिलेंगी। पिच कैसी रेडी की जा रही है, वेस्ट इंडीज पीछे क्या करके आई है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो फास्ट बॉलिंग को बैक करेंगे या वो स्पिनर्स को बैक करेंगे, ये सारी बातें वीडियो में आगे जाके ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो आपका ये क्वींस पार्क ओवल है, जो पोर्ट ऑफ स्पेन है, यहां पे वेस्ट इंडीज ने सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली है। यानी आपकी जो क्वींस पार्क ओवल है, उसमें 63 टेस्ट मैच खेले गए हैं। और माजी में अगर हम देखें, पास्ट रिकॉर्ड देखें, तो यहां पे वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने भी राज किया, और वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने तो यहां पे हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। आपको याद ही है, 70-80 की दिहाई में वेस्ट इंडीज 15 लड़के जाते थे और 9-10 तो जख्मी होकर वापस आते थे। आप सारे ऑब्वियसली वाकिफ हैं। और इस ग्राउंड में भी मैं आपको भी बताऊंगा कि वेस्ट इंडीज के कौन कौन से फास्ट बॉलर्स ने
धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और आपको ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग को अभी भी ज्यादा आप उनको लाइट नहीं ले सकते। दे हैव बॉलर्स लाइक शमार जोसेफ, जो कि आपको पता है जैसे अग्रेसिव बॉलिंग करते हैं, डेफिनेटली वो एक टफ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान को। फिर अलजारी जोसेफ एक अच्छी चॉइस हो सकते थे, लेकिन एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वेस्ट इंडीज के कोच डैरन सेमी ने मीडिया से बात करते हुए कही कि अलजारी जोसेफ ने सिलेक्शन को डिक्लाइन किया। ये एग्जैक्ट लाइन है डैरन सेमी की, जो कि वेस्ट इंडीज के कोच हैं। हालांकि अलजारी जोसेफ वाज प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अभी सीरीज हो रही थी न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज में। उससे पहले अलजारी ने श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेली है वेस्ट इंडीज में, और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को वो सीरीज हराई है। पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज जीता है एक इनिंग्स से, और दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। वो वेस्ट इंडीज ने भी साढ़े खिलाफ ही फॉर्म से वापस आना है, तो चलो अच्छी बात है। खैर एनीवेज, अगर मैं कंडीशंस की तरफ आऊं तो अगेन क्वींस पार्क ओवल के ये नंबर हैं, लेकिन कंडीशंस आपको समझाने के लिए रेफरेंस दे रहा हूं। आपने इसी तरह समझना है कि यही मट्टी आगे ब्रेन लारा अकेडमी में इस्तेमाल हो रही है, तो कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिकॉर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वींस पार्क ओवल में 63 टेस्ट मैच हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब यहां पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, ये हम हमेशा शुरू में ही क्लैरिटी ले लेते हैं। ट्विन दैट में अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो 63 मैचों में से 20 मैच ऐसे हैं जो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और जिस टीम ने दूसरी दफा बैटिंग की है वो 18 मैच जीती है। यानी कोई इतना खास फर्क नहीं है। यानी अगर चौथी इनिंग्स में आपको चेज करने की नौबत आ जाए जिसमें पाकिस्तान टीम का कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो ये ग्राउंड आपको अलाउ करता है। उसका रेफरेंस ये है कि इस ग्राउंड में जो सबसे बड़ा टारगेट किसी टीम ने चेज किया हुआ चौथी इनिंग्स में वो इंडिया है। इंडिया ने यहां पे 406 406 अचीव किया हुआ है, बट वो अलग बात है कि दैट वाज वे बैक इन 1976। लेकिन ग्राउंड की मट्टी की हम बात कर रहे हैं, कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि ये आपको कितना अलाउ करती हैं, क्योंकि कभी कभी कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, आपको अलाउ नहीं करती, तो ग्राउंड की कंडीशन एटलीस्ट आपको अलाउ करती हैं। अच्छा, यहां पे ड्रॉ परसेंटेज सबसे ज्यादा है। लाइक अगर 63 में से 20 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, तो 25 मैच ऐसे हैं जो ड्रॉ हैं। तो ड्रॉ परसेंटेज यहां पे तकरीबन 39.6% है, जो कि सबसे ज्यादा है। और ऑब्वियसली अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो 28 की आपकी परसेंटेज निकलती है। अगर आप दूसरी दफा बैटिंग करते हैं तो तकरीबन कोई 26 की निकलती है। तो यहां पे ड्रॉ के चांसेस भी हैं। यानी अगेन जिस ग्राउंड में 406 हाईएस्ट चेज हुआ है और वहां पे ड्रॉ की परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है, यानी वहां पे आपको बारी लगाने का मजा आता है। और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमारे बल्लेबाजों ने, हिस्ट्री गवाह है, हमेशा बारियां ही लगाई हैं। आप मोहम्मद यूसुफ को याद कर लें, 2006 में मोहम्मद यूसुफ ने वेस्ट इंडीज को मार मार के दुम्बा बना दिया था। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन्स थे उनके। द ग्रेट हनीफ मोहम्मद, 337 उनका जो रिकॉर्ड है। सिर्फ 4 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने टेस्ट में 300 किया हुआ है। द ग्रेट हनीफ मोहम्मद, द ग्रेट यूनस खान, द ग्रेट इंजी एंड अजहर अली। पांचवा बंदा कोई नहीं है। लेकिन क्या इस सीरीज में कोई पाकिस्तानी बैटर 300 की बारी खेल सकता है? आपके ख्याल से पाकिस्तान की टीम में 300 की बारी खेलने का पोटेंशियल किसके अंदर है? ये 1 मिनट वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अच्छा, उसके बाद इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स है, यानी वो बल्लेबाज जिसने ट्रिनिडेड की मट्टी में, पोर्ट ऑफ स्पेन में सबसे ज्यादा स्कोर किया हुआ है, वो इंडिया के सुनील गावस्कर हैं। द ग्रेट सनी भाई, 220 रन सुनील गावस्कर ने यहां स्कोर किए हुए हैं। और यहां पे अगर आप बेस्ट बॉलिंग की बात करें, एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा विकेटें, तो अगेन जो मैं स्पिनर्स वाला आपको शुरू में पॉइंट बता रहा था,
यहां पे वेस्ट इंडीज के राइट आर्म ऑफ स्पिनर जैक नोरिगा ने 9 आउट किए हुए हैं एक इनिंग्स में, सिर्फ 95 रन दे के। और सबसे ज्यादा विकेटें एक पूरे मैच में, यानी 10 विकेटें भी ली हो किसी ने, तो वो कौन है? साउथ अफ्रीका के मकाया निटीनी। उनका वो मशहूर 400 वाला मैच जिसमें उन्होंने सिंगल दी थी मार्क बाउचर को, वो वाले मकाया निटीनी। इन्होंने पूरे मैच में 13 आउट किए हुए हैं 132 रन दे के। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज 2005 काफी यादगार ये टेस्ट मैच है। इस टेस्ट मैच की हल्की सी मेमोरीज लाजमी मेरे दिमाग में हैं। अच्छा, इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट टीम इनिंग्स हैं, यानी सबसे ज्यादा रन्स अगर किसी टीम ने इस ग्राउंड में किसी एक इनिंग्स में किए हैं, तो वो वेस्ट इंडीज खुद है। वेस्ट इंडीज ने यहां 381 रन स्कोर किए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। बट गेस व्हाट, अभी हम नए नए आजाद हुए थे, ये 1954 की बात है। 1954 में वेस्ट इंडीज, भाई उस टाइम एक वेस्ट इंडीज होती थी, एक ऑस्ट्रेलिया होती थी और एक इंग्लैंड होती थी। ये तीनों आपस में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना जाते थे जो आज आके टूट रहे हैं। भाई बड़ी पुरानी है ये तीनों टीमें। और जहां पे, अब तो आपको खैर ये बात याद होनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, कि जहां पे लोएस्ट टीम टोटल की बात आती है ना, मैं हमेशा कहता हूं अगर किसी ग्राउंड में आपने रिकॉर्ड चेक करना है ना, लोएस्ट टीम टोटल, तो या तो वो इंग्लैंड होती है, या वो साउथ अफ्रीका होती है, और या वो न्यूजीलैंड होगी। ज्यादातर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने ये रिकॉर्ड अपने पास रखा होता है। इस दफा पोर्ट ऑफ स्पेन में सबसे जो लोएस्ट स्कोर है वो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड यहां पे 46 पे ऑल आउट हुई है। और इंग्लैंड को वैसे भी आदत है साल में एक आधी दफा एक छोटे स्कोर पे ऑल आउट होने की। तो ये हैं तो सारे क्वींस पार्क ओवल के रिकॉर्ड, लेकिन अगेन यही मट्टी ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में इस्तेमाल हो रही है, जहां पे पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अच्छा, हमने ऑपोजिशन के ऊपर भी नजर रखनी है कि वेस्ट इंडीज की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। एक मेरा कंसर्न है पाकिस्तान को लेके। आपको याद होगा अभी पाकिस्तान ने एक वार्म अप गेम खेली है वेस्ट इंडीज सेलेक्ट 11 के अगेंस्ट। वो कोई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी। हाँ, उसमें 2-3 प्लेयर लाजमी थे जो वेस्ट इंडीज के मेन स्क्वाड में हैं। मिसाल के तौर पे शिव नारायण चंद्रपॉल, काफी लेजेंडरी प्लेयर वो रहे हैं वेस्ट इंडीज के। उनके बेटे भी अब ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज से खेलते हैं, ओपनर हैं। ये इस मैच में थे, इन्होंने 50 भी किया था। कंसर्न की बात मेरे लिए ये है कि पाकिस्तान ने 89.5 ओवर्स ले लिए वेस्ट इंडीज की इस फारग टीम को आउट करने के लिए। मतलब 90 ओवर हम मान के चलते हैं, 90 ओवर पाकिस्तान ने लिए वेस्ट इंडीज की इस टीम को आउट करने के लिए। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं कि वार्म अप गेम थी, आप सबको बॉलिंग देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं पाकिस्तान के पेस अटैक को समझ चुका हूं कि पाकिस्तान किस ऑप्शन के साथ पहले टेस्ट मैच में जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान उबैद शाह को डेब्यू करवा रहा है, क्योंकि जब आपने वेस्ट इंडीज की इस सेलेक्ट 11 को 90 ओवर्स फेंके, तो उन 90 ओवर्स में उबैद शाह ने सिर्फ 3 ओवर किए। अब आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि आप एक यंग फास्ट बॉलर को लेके गए हैं, यहां पे आकिब जावेद वगैरह ने पेस 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 बहुत ज्यादा बात की है, तो उबैद शाह 3 ओवर क्यों करवाएगा? क्या वो कोई इंजरी कैरी कर रहा है? और उबैद शाह सबसे आखिर में आए थे। अगेन मैं आपको रूल्स याद करवा देता हूं कि ये जो वार्म अप गेम थी, इसमें कोई भी बैटिंग कर सकता था, कोई भी बॉलिंग कर सकता था। तो उबैद इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था। लाइक अब्बास ने शुरुआत की खुरम शहजाद के साथ, पहले चेंज पे जो आया वो अली उस्मान था, जो कि मुझे लगता है डेब्यू करेगा। चौथे नंबर पे आपने मोहम्मद अली को बॉल दी, आपने आमिर जमाल को बॉल दी, आगा जी ने भी यहां पे बॉलिंग की, साजिद खान ने भी 13 ओवर फेंके। और जो आखिरी बॉलर था
उसको फॉर्मेलिटी के लिए 3 ओवर दे दिए उबैद शाह। तो मुझे नहीं लगता कि उबैद शाह पाकिस्तान की पहली प्लेइंग 11 में होगा। और जिस तरह की पिच आपको प्रोवाइड की है वेस्ट इंडीज ने इस प्रैक्टिस मैच में, आई डोंट थिंक सो आपको उस तरह की पिच मिलनी है। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज एक तेज विकेट बनाएगा, वेस्ट इंडीज आपको फंसाने की कोशिश करेगा, जैसे बांग्लादेश ने आपका स्पेशली वाइट बॉल सीरीज में थोड़ा सा इम्तिहान लिया था। एंड वेस्ट इंडीज के पास 100% ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जो डेफिनेटली इन कंडीशन से फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड हैं। जैसे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपका कौन सा बैटर है जिसने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, तो मैं आपको याद करवा देता हूं, वो हनीफ मोहम्मद साहब हैं। हनीफ मोहम्मद ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 337 की बारी खेली थी, बड़ी यादगार 1958 में। और उसके बाद आपके जो 4 बैटर्स हैं ना जिन्होंने 300 किया हुआ टेस्ट में, हनीफ मोहम्मद, इंजी, यूनस और अजहर अली, इन चारों में से आपकी 2 ट्रिपल सेंचुरियां वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लगी हैं, अजहर अली और हनीफ मोहम्मद की। यानी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपके बैटर्स हमेशा से एंजॉय करते हैं। इंटरेस्टिंग एक रिकॉर्ड आपको बताता हूं, हाईएस्ट टेस्ट 50 फॉर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज किसकी होगी? अच्छा, जब हम फास्टेस्ट टेस्ट 50 की बात करते हैं तो एक ही नाम जहन में आता है, शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2005 में 38 बॉल्स पे 50 किया था। मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 665 रन उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किए थे 2006 की सीरीज में। यह भी काफी यादगार साल है पाकिस्तान के लिए। फिर फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किसकी हो सकती है? शाहिद खान आफरीदी की ही है। 78 बॉल्स पे लाला ने 2005 में ही वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फास्टेस्ट 100 किया था। तो ये काफी अच्छे रिकॉर्ड हैं और ऐसे रिकॉर्ड हैं जिससे आप एक कॉन्फिडेंस के साथ सीरीज में जाते हैं। यहां पे काफी नेगेटिव बातें की गई आकिब जावेद की तरफ से कि पाकिस्तान एक आधा टेस्ट मैच भी जीत जाए तो बड़ी बात है, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं। मतलब पाकिस्तान जब आखिरी दफा वेस्ट इंडीज गई है तो सीरीज ड्रॉ करके आई थी, हारी नहीं थी। उससे पहले 2021 में जब पाकिस्तान गई है तब भी सीरीज ड्रॉ थी। इंटरेस्टिंगली 2017 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हराया था टेस्ट सीरीज में, और उससे पहले जो सीरीज हुई थी 1 साल पहले वो भी पाकिस्तान सीरीज जीता था। उससे पहले वाली ड्रॉ थी और उससे पहले वाली भी पाकिस्तान जीता था। यानी वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो बॉस आपका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। यहां तो आपका रिकॉर्ड अच्छा ना हो तो मैं कहूं यार ठीक है, आप एक मुश्किल टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन यहां पे तो आपका रिकॉर्ड भी आपको चीख चीख के बता रहा है कि भाई आप कॉन्फिडेंस के साथ ही जाएं। तो मेरा ख्याल है ऐसी स्टेटमेंट्स आना, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। नाउ यू नीड टू रिमेंबर, आकिब जावेद इज नॉट एन इंडिविजुअल। आकिब जावेद के मुंह से जब कोई स्टेटमेंट निकलती है, इट्स बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो करता धरता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अगर आकिब की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रही है तो वो पीसीबी कह रहा है, तो पीसीबी ये कह रहा है कि हमारी टीम एक आधा टेस्ट मैच जीत जाए, बड़ी बात है। तो कंसर्निंग साइन तो है ना ये। खैर, अगर मैं मोस्ट टेस्ट विकेट्स की बात करूं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज कि पाकिस्तान के कौन से बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेटें ली हुई हैं हिस्ट्री में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो यहां पे द ग्रेट इमरान खान है। इमरान खान ने 18 मैचों में 80 आउट किए हुए हैं वेस्ट इंडीज के। और ये उस दौर की बात है जब वेस्ट इंडीज की टीम भाई मशहूर जमाना थी। वेस्ट इंडीज की टीम अच्छे बैटर्स और अच्छे बॉलर्स के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी। दूसरे नंबर पे वसीम अकरम हैं। वसीम अकरम ने 17 मैचों में 79 शिकार किए हुए हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे वकार यूनस हैं, इन्होंने 55 आउट किए हुए हैं। आप डिफरेंस देखें, तीसरे नंबर पे 55 आउट किए हुए हैं वकार यूनस ने, दूसरे नंबर पे वसीम अकरम ने 79 आउट किए हुए हैं। तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा डोमिनेट वसीम अकरम ने किया है, अगर हम एक कंपैरिजन करें वसीम वर्सेस वकार। ऑन द अदर साइड, मोस्ट टेस्ट रन्स फॉर वेस्ट इंडीज
कि वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के अगेंस्ट किसने लगाए हैं, तो वो भाई साहब जिस लेजेंड के नाम पे ये ग्राउंड है, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा ने पाकिस्तान को बहुत डोमिनेट किया हुआ है। 12 मैचों में उन्होंने 1173 रन स्कोर किए हुए अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे पाकिस्तान को। आज की जनरेशन तो लकी है पाकिस्तान की, स्पेशली भाई ये वाली बॉलिंग लाइनअप बड़ी लकी है कि इनको ब्रायन लारा जैसे बैटर्स नहीं मिलते। अब वो क्रिकेट की खैर ओवरऑल क्लास भी नहीं रही, बल्लेबाजों का दिल ही नहीं करता विकेट पे रुकने का। ओवरऑल क्रिकेट का ना थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया हुआ है। अच्छा, अगर मैं अपकमिंग माइलस्टोन्स की बात करूं कि इस 2 टेस्ट मैच की सीरीज में क्या कुछ हो सकता है या एक्सपेक्टेड है, तो वेस्ट इंडीज के जो कप्तान हैं ऑलराउंडर रॉस्टन चेज, इनको सिर्फ 4 विकेटें चाहिए अपनी 100 टेस्ट विकेटें पूरी करने के लिए। और अगर ये 4 विकेटें ले लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो ले लेंगे बिकॉज ही इज ए क्वालिटी स्पिनर, तो वो वेस्ट इंडीज के 27वें बॉलर बन जाएंगे टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें लेने वाले। एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर किमार रूच को सिर्फ 10 विकेटें चाहिए वेस्ट इंडीज की तरफ से चौथे नंबर का लीडिंग विकेट टेकर बनने में। मेरा ख्याल है कि ये वो रिकॉर्ड है जो वो चाहेंगे कि उनके नाम हो। अगर मैं पाकिस्तान की तरफ आऊं, तो ये जो पहला टेस्ट मैच होगा वो पाकिस्तान के नए कप्तान बाबर आजम का 100वां फर्स्ट क्लास मैच है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि मैंने 100 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। काफी मायने रखता है ये रिकॉर्ड किसी भी क्रिकेटर के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर मैं बैटिंग की बात करूं, तो पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तिहान तो यहां पे होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज आपको थोड़ी सी बाउंसी विकेट यहां पे प्रोवाइड करेगा और अर्ली ऑन आपका टेस्ट होगा। अगर मैं आपके टॉप ऑर्डर की बात करूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इमामुल हक को खिलाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। बांग्लादेश में आपको याद होगा अजान ओवैस बैटेड वेल। बांग्लादेश में आपको याद होगा अब्दुल्ला फजल बैटेड वेल। तो अगर आप इन दोनों को ओपन कराएं और 1 डाउन शान आ जाए, या आई डोंट माइंड शान अगर ओपनर आ जाए, अब्दुल्ला फजल 1 डाउन आ जाए, यानी मैं एक चीज नहीं देखना चाहता कि ओपनर अब्दुल्ला फजल नीचे साउद की जगह मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करे। ये गलती हम पिछले कई सालों से हर फॉर्मेट में कर रहे हैं। ओपनर अब्दुल्ला फजल, अगर तो आपने उसको खिलाना है, आप उसको एज एन ओपनर खिलाएं। ज्यादा से ज्यादा चलो 1 डाउन कर लो, शान आ जाए ओपन पे, लेकिन साउथ की जगह अगर किसी की जगह बनती है तो आप अवैस जफर को खिलाएं, जो कि अनकैप्ड प्लेयर हैं, जिनको आप कामरान गुलाम की जगह लेके गए हैं। अव्वल तो कामरान गुलाम को होना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा सा रेडी हुआ, वो पाकिस्तान टीम में आया, उसने टेस्ट में भी 100 किया, वनडे में भी 100 किया। आपने बहाने बहूने बना के उसको फारिग कर दिया। कभी फील्डिंग का बहाना बना दिया, कभी आकिब जावेद साहब मीडिया से बात करते हुए ये कहते पाए गए कि आपने देखना होता है कि आपके साथ कौन चल सकता है। मतलब क्या फजूल ये बयानात हैं। ऐसे तो कभी भी आप किसी फॉर्मेट का प्लेयर कोई रेडी कर ही नहीं पाएंगे। एक लड़का टीम में आता है, आके वो 100 भी करता है, फिर बाहर हो जाता है। तो अगर आज का कोई बच्चा अब वो हुरैरा कहां पे गया, मैनू तो वो भी याद आ गया। आज का अगर कोई बच्चा पाकिस्तान टीम में आके खुश होता है ना कि मैं पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो गया, मैं उस डेब्यूटेंट की तरफ देख के मुझे तरस आ रहा होता है कि ये 2-3 मैचों के बाद नहीं होगा। आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हुरैरा, आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर कामरान गुलाम। आज दोनों ही नहीं है। और ये एक लंबी लिस्ट है कि आप डेब्यू कराते हैं और फिर आप एक वजह बना के दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं उस प्लेयर को। तो कामरान गुलाम बनता था यहां पे मिडिल ऑर्डर में, साउथ नहीं था, तो कामरान गुलाम की सिलेक्शन एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन थी। लेकिन असासे कमतरी का शिकार यहां पे क्रिकेट चलाने वाले हमारे हैं लोग। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को ज्यादा चेंजेस करने चाहिए। साउद नहीं अवेलेबल, आउट ऑफ फॉर्म भी थे।
तो उनकी जगह आप अवैस जफर को ही डेब्यू कराएं। आई डोंट वांट टू सी कि आप इमाम को ऊपर खिला रहे हैं। और अक्सर मैं इमाम की बात करता हूं, ऑब्वियसली उसकी वजह सिर्फ ये है कि देखो ना, 9-10 साल का करियर है। 9-10 साल के करियर में क्या एज है इमाम की? ही वुड बी 30-31। कोई डोमिनेट करने वाली एक बारी नहीं आज तक ली। मैं बड़े आसान और सादे लफ्जों में आपको बता देता हूं, आई डोंट एंजॉय हिज बैटिंग। मुझे आपका नहीं पता, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, मैं आपकी राय की रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान के पास एक्साइटिंग प्लेयर वेस्ट इंडीज में मौजूद हैं, अब्दुल्ला फजल की शक्ल में ऑब्वियसली, कि आप उसको ही ओपन कराएं इमाम की जगह। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अच्छा, इसके अलावा वेस्ट इंडीज के जो रेगुलर ओपनर हैं जॉन कैम्बल, वो हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से आउट हो गए हैं। अलजारी जोसेफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, डैरन सैमी की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, वो अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, मतलब उन्होंने इनकार किया है। फिर इसके अलावा वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जोशुआ बिशप, उनको टेस्ट डेब्यू के लिए बुलाया गया। और इनके ओपनर हैं किर्क मैकेंजी, जिनको जॉन कैम्बल की जगह कमबैक के लिए बुलाया गया। शिव नारायण चंद्रबॉल आपको याद होंगे, बड़े लेजेंडरी बैटर थे, स्टिकर लगाते थे आंखों के नीचे। उन्होंने 14 टेस्ट मैच खेले हुए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इस दफा उनके बेटे, उनके साहबजादे तेजर नारायण चंद्रपॉल स्क्वाड में सिलेक्ट हुए हैं। तो हो सकता है कि उनके बेटे शिव नारायण चंद्रपॉल के पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको खेलते नजर आए। वेस्ट इंडीज के किस बैटर से आपको खतरा है सीरीज शुरू होने से पहले, आपको बता देता हूं। जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अवे सीरीज में 202 नॉट आउट की बारी ली थी। यहां पे वो रुका नहीं भाई। अभी श्रीलंका के अगेंस्ट ये घर की सीरीज में उसने 180 भी की है। तो उसको बाहर भी बारी लेनी आती है और घर में भी बारी लेनी आती है। और पाकिस्तान की बॉलिंग, टू बी ऑनेस्ट, विद द न्यू बॉल अब्बास कर सकता है थोड़ा बहुत। आई एम नॉट श्योर अबाउट खुरम शहजाद कि वो किस तरह चिप इन करता है। लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज अगर यहां पे लंबी बारी लेने पे आया तो उनकी टीम में शे होप भी है, बाय द वे, इस जनरेशन के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स हैं शे होप। अब वो अलहदा बात है, कोई वेस्ट इंडीज का हो या कोई न्यूजीलैंड का हो, उसके बारे में क्रिकेट फिटर्निटी ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन शे होप को मैं बहुत हाईली रेट करता हूं। कीमो पॉल हैं इनकी टीम में। इंटरेस्टिंगली लास्ट टेस्ट मैच इन्होंने 2019 में खेला था। अब अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी को आप 6-7 साल के बाद कम बैक करा रहे हैं ना, तो ये तय है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस ही देगा। तो इससे भी आपने ना थोड़ा सा डर के रहना है। अच्छा, इनकी टीम में आमिर जेंगो मौजूद हैं, जो कि काफी एक्साइटिंग टैलेंट हैं। इनकी 3 फर्स्ट क्लास में सेंचुरीज भी हैं। अभी नए नए आए हैं वेस्ट इंडीज की टीम में, 3 ही टेस्ट मैच खेले हैं। इनका जिक्र मैं स्पेशली इसलिए कर रहा हूं कि मैं जब पोर्ट ऑफ स्पेन गया ना, वहां पे कुछ लोकल क्रिकेट फैन से जब मेरी बात होती थी, या अलीम भाई का जिक्र मैंने अक्सर आपके साथ किया, जो कि टेस्ट मैच भी देखने जा रहे हैं, लोकल ट्रिनिडेड के हैं अलीम भाई। वो मुझे एक प्लेयर के बारे में बताते थे कि हमारी टीम में ना एक आमिर जंगो नाम का एक प्लेयर है, ये हमारे क्रिकेट को आगे लेके जाएगा। तो हो सकता है कि इस सीरीज में आमिर भाई भी अनाउंस करें अपना टैलेंट दुनिया को। फिर इनकी टीम में किमार रोच को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं भाई। 300 टेस्ट में उसने विकेटें लेके रखी हुई हैं, और किमार रोच को कौन नहीं जानता। और फिर ऑब्वियसली इनकी टीम में जॉर्डन सील्स भी मौजूद हैं। नया बॉल जो ये करता है ना भाई लड़का, वो कमाल है। हमारी टीम में 3 सिर्फ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट का डेब्यू नहीं किया, यानी 3 अनकैप्ड प्लेयर आप कैरी कर रहे हैं। अवैस जफर हैं, उबैद शाह हैं, और अली उस्मान है। आई थिंक अली उस्मान को ये डेब्यू कराएंगे स्पिनर, और अवैस जफर को आप साउथ की जगह खिला सकते हैं। अगेन आई डोंट वांट टू सी कि मुझे अब्दुल्ला फजल नीचे डाउन द ऑर्डर नहीं देखना। बाकी
पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर अच्छी है। बाबर, जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान ओवैस, इमाम, खुरम शहजाद, अब्बास, मोहम्मद अली, रिजवान, जिन्होंने ऑब्वियसली टेस्ट में अपनी जगह बचानी है क्योंकि आपका सिस्टम उनको टेस्ट से भी साइड पे लगाने की कोशिश कर रहा है। गाजी गौरी उनके बैकअप पे गए हुए हैं, साजिद खान और सलमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शाह। अच्छा स्क्वाड है आपका। वेस्ट इंडीज ने टेस्ट मैच शुरू होने से कोई 24 घंटे पहले सिर्फ अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। आई थिंक दे वर वेटिंग फॉर अलजारी जोसेफ, जहां तक मुझे समझ आती है। क्योंकि मैंने ना अभी 2 दिन पहले, क्योंकि मुझे टेंशन थी, मैंने प्रीव्यू रिकॉर्ड करना है यार, रिसर्च शुरू करनी है, ये स्क्वाड क्यों नहीं अपना अनाउंस कर रहे। तो मैंने इनके मीडिया मैनेजर को मैसेज किया वेस्ट इंडीज के कि आप स्क्वाड कब अनाउंस कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली इनके मीडिया मैनेजर ने मुझे रिप्लाई किया कि वी आर वेटिंग फॉर सम कंफर्मेशन। तो मुझे लगता है कि ये अलजारी जोसेफ का मामला ही फंसा हुआ था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे। बाकी बाबर आजम की ये एज ए कैप्टन कम बैक सीरीज है, दोबारा से पाकिस्तान की वो कप्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान WTC से बाहर हो चुका है, और जब आप बाहर हो चुके होते हैं तो आपकी मोटिवेशन थोड़ी सी डाउन होती है, लेकिन आपको वो मोटिवेशन जो आपकी डाउन है आपको वो दिखाना नहीं है टीवी पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान टीम कल जब मैदान में उतरे तो जोश एक नजर आना चाहिए, जज्बा एक नजर आना चाहिए। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आपने बाउंड्री रोप क्रॉस कर ली है, फिर वो पैशन मैं देखना चाहता हूं। फिर वो कंट्री के लिए जो खेलने का एक प्रिविलेज है वो मैं महसूस करना चाहता हूं कि प्लेयर्स की आंखों में वो एक हंगर है। और जो बातें आकिब जावेद ने या बाबर आजम ने कप्तान बनने के बाद इंटरव्यू में की हैं, वो जो सो कॉल्ड बातें, हमारा कोई भी कप्तान बने उसको इमरान खान बनना होता है, वो जो फिल्मी बातें हैं ना सारी, वो उसकी एग्जीक्यूशन में देखना चाहता हूं। कप्तान के फैसले, कप्तान की फील्ड प्लेसमेंट्स, अग्रेसिव फील्डिंग, हर एक चीज पे गहरी नजर होगी हमारी। कल 7 बजे ये मैच शुरू होगा। आप टाइम निकाल के लाइव ज्वाइन करें, साथ मिलके बैठ के मैच को एंजॉय करेंगे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। गुड नाइट।